जय हिंद कमांडोज। कैसे सब आप लोग? सारे बच्चे क्लास में जय हिंद के साथ, जय हिंद के कमेंट के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी कि भाई नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा की जाए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, एग्जाम में तो खैर पूछे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी आता है, इकोलॉजी का। ठीक है, ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी दोनों को ही कवर करता है। और ऐसा क्यों है कि भाई हर बार हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व पूछे जा रहे हैं? उसका रीजन कि भाई अब आने वाले टाइम में और अभी भी मानव जो है अपने चारों तरफ पर्यावरण, इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क हो गया है, अवेयर हो गया है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे विश्व स्तरीय प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को, यानी कि पर्यावरण को, और जो जीव जंतु उसमें रहते हैं उनको बचाने की मुहिम चल रही है। ठीक है। एक नया शब्द जो है आपका पैदा हो गया जिसको कहते हैं पर्यावरणविद, इन्वायरमेंटलिस्ट जिसको कहते हैं। ठीक है। लोग कहते हैं आप क्या हैं? वो कहते हैं जी हम पर्यावरणविद हैं, यानी कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, या उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, या उसके लिए जो है हमने मुहिम चलाई हुई है। ठीक है। तो ये भी एक नया जो है आपका ट्रेंड हो गया है। ठीक है। तो ये हमने जो है थोड़ा सा पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी में, और इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट डाउन करें। और हमेशा की तरह जब मैं आपसे कहता हूं कि आपने क्या करना है, कि भाई जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठें तो आप हमेशा अपने साथ मैप जरूर लेके बैठें। ठीक है ना, मैप जरूर लेके बैठें। मैप आपके पास होना चाहिए, बिना मैप के जो है ज्योग्राफी को सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आज जो है इंडियन ज्योग्राफी में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो इनमें अंतर जानना आवश्यक है भाई। अंतर क्या है इनका? ये हट बच्चे लाइव आ तो गए थे इसमें। अच्छा। लोग क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ बच्चों की तो है खुली हुई इसमें।
जय हिंद प्यारे बच्चों। थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गई थी, उस वजह से क्लास डिले हो गई है, बट कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना ही है। तो यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम आज पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, बच्चों की डिमांड थी कि भाई इसे लाया जाए, और जायज भी है। मैंने बताया एग्जाम्स में जो है आजकल पूछा ही जा रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है अब जागृत हो गया है, जाग गया है कि भाई उसे अपने चारों तरफ जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उनको भी बचाना है। और बचाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे और जितने भी जो है आपके, चाहे छोटे छोटे वायरस ही क्यों ना हो, छोटे छोटे बैक्टीरिया क्यों ना हो, वो सब एक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, एक व्यवस्था का हिस्सा है। और वो जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सभी का महत्वपूर्ण आपका भाग है, सबसे सबका जो है महत्वपूर्ण एक कार्य है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मनुष्य के जो है शरीर होता है, उसके विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं। अगर एक अंग काम करना बंद कर जाए तो फिर शरीर ढंग से काम नहीं करता है। जिस प्रकार से गाड़ी का इंजन होता है, उसमें छोटे छोटे पुर्जे का भी बहुत महत्व होता है। अगर एक पुर्जा भी उसमें ना काम करे तो इंजन आपके स्टार्ट नहीं होता, या गाड़ी आपका आगे नहीं बढ़ती है, या बिल्कुल भी आपका बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो उसी प्रकार से हम ऐसी जो है व्यवस्था में रहते हैं जहां पे हर किसी का एक योगदान है, किसी की, अब हर किसी की अपनी एक भूमिका है, और इसीलिए उन सबको बचाना हमें जो है आवश्यक है। खास करके जब विकास की ये दौड़ लगी हो, जब हर कोई देश जो है आपका विकास करना चाहता हो, डेवलपमेंट करना चाहता हो, अंधाधुंध पर्यावरण का क्षति हो रही हो, अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई हो रही हो, जीव जंतुओं को शिकार किया जा रहा है, उन्हें मनुष्य अपने हित के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए शिकार करता है। भाई देखो, बाघ को मार के तो कौन खाता है बताओ? कोई खाता है कि चलो मुर्गियां हैं तो मुर्गियां मार रहे हैं इसलिए क्योंकि मुर्गे खाते हैं, बकरे मार रहे हैं इसलिए बकरे खाते हैं, लेकिन बाघ को कौन खाता है भाई? है ना? तो बाघ को भी मारा जा रहा है, और बहुत बड़ी संख्या में मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मारने में मजा आता है, और एक आत्मसंतुष्टि मनुष्य को मिलती है कि हाँ भाई, मैंने तो बाघ मारा है, मैंने शेर मारा है जो कि जंगल का राजा है। अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए, अपने खेल के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए जो है मनुष्य यह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये भी चीजें जो है धीरे धीरे हमने ये जानी है कि भाई ये गलत है, इनका शिकार नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे। जैसे बाघ जैसे पुराने टाइम पे मिलते थे, अब वो बाघ है नहीं। हजारों में बाघ बचे हुए हैं, 2-4 हजार संख्या है बाघों की भारत में। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो इसीलिए अब जो है ये जागृति हुई है, तो इसलिए हमने अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं वन्य जीव को आरक्षित करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी के तहत हम 3 चीजें जो है मुख्यतः इसमें पढ़ते हैं। एक होता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और एक होता है आपका नेशनल पार्क, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भी उसको कहा जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें इन तीनों में एक अंतर जानना है कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य जिसको कह रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में अंतर क्या है, इस अंतर को जानने की हमें पहले आवश्यकता है। अभी अंतर देखिए, आपने नाम सुना जरूर इनका होगा, लेकिन अंतर आपको नहीं इनका पता है कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अभी मैंने राष्ट्रीय पार्क ही लिखा है, लेकिन इसको उद्यान भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान करके उद्यान जो होता है, तो राष्ट्रीय जो है पार्क। अब इनमें अंतर क्या है? सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, इनका जो मोटिव है, मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। इनका जो उद्देश्य है मेरे भाई, वो उद्देश्य इनका कॉमन है, यानी कि इनका समान है। और क्या उद्देश्य है इनका? इनका उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट एंड द कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरमेंट ऑफ कंट्री। इस देश की वन्य जीव संपदा को और यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करना, उसे सुरक्षित करना, यह जो है इन तीनों का उद्देश्य। उद्देश्य तीनों का समान होता है, लेकिन उनकी जो संरचना होती है, उनका जो तरीका होता है कार्य का, और जो एक एरिया होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम जहां तक बात करते हैं, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य को। इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत हम जानवरों को उनके ही हैबिटेंट में, ठीक है ना, उनके ही हैबिटेंट में, हैबिटेट का मतलब होता है उसका निवास, जो उसको उसके निवास में ही हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसके निवास में ही हमें उसे संरक्षित करना पड़ता है, उसे इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूं बंगाल टाइगर का।
बंगाल टाइगर आपके कहाँ मिलते हैं? ऑब्वियसली बंगाल में मिलते हैं, यानी कि बंगाल बांग्लादेश वाला जो वो हिस्सा है, ठीक है। भारत में बंगाल में मिलते हैं, बाकी बांग्लादेश में भी जो है आपके बंगाल टाइगर मिलते हैं। अब ये जो बंगाल टाइगर हैं, इनकी वहां पे बहुत ज्यादा किया जाता है, शिकार किया जाता है। मैंने बताया है दो ही चीजों के लिए। एक आदमी उनकी खाल के लिए, क्योंकि उसकी खाल बड़ी बहुत महंगी बिकती है। और लोग खाल का करते क्या है, उसको खाल के ओढ़ के थोड़ी नहीं पहनते हैं उसकी खाल को। उसकी खाल को बस क्या है कि टांग दिया जाता है घर में कि हाँ 100 पीस बना के, या उसकी जो है पर्स बना लिए जाते हैं, ठीक है ना, छोटे पर्स बना लिए, दस्ताने बना लिए, केवल शोबाजी के लिए और कुछ नहीं। और दूसरा क्रीड़ा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कि हाँ भाई हमने बाघ मारा है, चार दोस्त इकट्ठे हो गए, जैसे आप लोग फौज में चले गए और फौज में जाके फिर रिटायर हो गए, रिटायर के बाद आपने बंदूकें ले ली, अपनी लाइसेंस ले लिया, और फिर उसके बाद आपने कहा कि यार चलो आज बाघ का शिकार किया जाए। एक क्रीड़ा के लिए, एक शौक के लिए, ताकि भाई एक आत्मसंतुष्टि हो जाए, मनुष्य का अभिमान हो जाए हमें कि हाँ मैंने शेर का शिकार किया है, मैंने बाघ का शिकार किया। तो इन सब चीजों के लिए उसका बहुत शिकार हो रहा था वहां पे। तो हमने कहा भाई वहां तो उसको बचाना मुश्किल है, क्यों ना वहां से उन बाघों को, जो बचे खुचे जो बाघ हैं, उनको भारत में जगह जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, और ताकि वहां पे उनको सुरक्षित रखा जाए, वहां वो पनप सके। और ऐसी ऐसी जगहें देखी गई जहां पे बाघ रह सकता है, जहां पे उसका तापमान है, उसको शिकार की उपलब्धता हो, और टेम्परेचर, पानी, रहना का सब कुछ उसकी व्यवस्था अच्छी हो जाए। तो हमने यहां देखा भाई उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, राजा जी नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में आपका पेंच है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, राजस्थान में हमने देखा भाई सरिस्का है, रणथंभौर है। यहाँ पे बाघों के रहने के लिए जो है बड़ी अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ पे जो है पर्यावरण भी ऐसा है कि वो रह सकते हैं, क्लाइमेट ऐसा है कि वो आराम से पनप सकते हैं और अपने आप को विकसित कर सकते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने वहां से बाघ निकाल के दो दो तीन तीन जोड़े यहां डाल दिए, यहां डाल दिए, वहां डाल दिए, तो ऐसे में हमने बाघों को बचा लिया। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको उनके हैबिटेंट से, उनके निवास स्थान से नहीं निकाला जा सकता, जैसे कि, ठीक है ना, हम लोग गलती नहीं कर सकते, कौन कौन सी गलती नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, जैसे कि वो जानवर ऐसे होते हैं कि उनको निवास स्थान से उनको नहीं निकाला जा सकता है। जैसे आपने हिम तेंदुआ सुना होगा, स्नो लेपर्ड होता है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में जहां बर्फ गिरी हुई रहती है, वहां एक तेंदुआ होता है, उसको हिम तेंदुआ कहते हैं, लेपर्ड इंग्लिश में लेपर्ड, और क्योंकि वो पहाड़ों में रहता है तो हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड उसको हम कहते हैं। वो जो स्नो लेपर्ड होता है, वो जो हिम तेंदुआ होता है, वो ठंडे इलाकों में रहने का आदी होता है। हिम तेंदुआ उसको पता क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो कोट होता है, उसकी जो खाल होती है, बिल्कुल सफेद होती है, ठीक है ना, बिल्कुल सफेद कलर की होती है। और बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय में, जब वो वहां पे विचरण करता है, जब वहां पे वो चलता है, तो दूर से दिखता भी नहीं है, क्योंकि जो उसका रंग होता है वैसे ही बर्फ का रंग होता है, तो बिल्कुल सफेद रंग के साथ घुल जाता है, और थोड़ी सी दूरी के बाद वो दिखना भी बंद हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके साथ मैच हो जाता है। इसलिए वो घातक हो जाता है। कई बार ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं, वो बताते हैं कि भाई वो जो हिम तेंदुआ है, वो तो मेरे से जो है 5 मीटर दूर था, 10 मीटर दूर था। रीजन, क्योंकि वो दिखते नहीं है, सफेद कलर के जो है तेंदुए होते हैं, और बर्फ भी सफेद पड़ी होती है, एकदम से घुल मिल जाते हैं, वो पता ही नहीं चल पाता, दृष्टि ही नहीं पड़ती है उस पर, ठीक है ना। हाँ, जानवरों को मारने का। तो यहां पे जो है सिर्फ यही बातें हैं कि भाई इस प्रकार के जो जानवर हैं, बहुत ही ठंडे इलाके में रह रहा है हिम तेंदुआ, अब वहां पे उसको मारा जाता है, उसको भी यही भाई क्रीड़ा के लिए और दूसरे उसकी खाल के लिए उसको मारा जा रहा है। अब जब उसको मारते हैं, तो मारने के बाद फिर जो है उसकी खाल बेच दी, उसके दांत बेच दिए, उसके नाखून नाखून निकाल के बेच दिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिर थोड़ा सा भारत में अंधविश्वास भी है ना, कि बाघ का जो दांत है उसको निकाला निकाला जाए और गले में पहना जाए तो फिर डर नहीं लगता है, या कुछ ग्रह भी आपके ठंडे हो जाते हैं, या जो है आपको धन की प्राप्ति हो जाती है, बहुत सारी चीजें, लक अच्छा हो जाता है, कंपटीशन निकल जाएगा, बुद्धि सही हो जाएगी, बहुत सी चीजें हैं, भूत प्रेत का साया नहीं होगा, इस प्रकार से अंधविश्वास भी है, तो लोग खरीदते भी हैं इसको। तो उसको मारा जा रहा है। अब वहां से हम सोचें कि यार बंगाल टाइगर की तरह इस हिम तेंदुआ को हिमालय से निकाल के कहीं दूसरी जगह डाल दिया जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो नीचे कहीं सर्वाइव भी नहीं करेगा। अगर उनसे राजस्थान ले आते हैं तो वो तो ठंडी इलाके का रहने वाला है, राजस्थान की गर्मी में वो दूसरे दिन ही मर जाएगा। बहुत से ऐसे जानवर हैं, ठीक है ना, ये हिम तेंदुए का मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे ही असम में आप देखोगे वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा है, उसको इधर उधर ले जाएंगे वो मर जाएगा। बहुत से ऐसे जानवर हैं, तो उनको क्या है, प्रोटेक्ट भी करना है,
और इधर उधर उनको सुरक्षित जगह पे हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो जहां उनका इलाका है, जिस इलाके में वो रहते हैं, उसी इलाके में हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उस पूरे इलाके को हमें संरक्षित करना पड़ता है, उसे कंजर्व करना पड़ता है। और इस प्रकार से जब किसी जानवर को उसी के इलाके में, उसी के निवास स्थान में जब हम पूरा उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तब उस जगह को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये होती है, ठीक है। जानवर को उसी के निवास स्थान पे, उसी के हैबिटेंट में हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे कंजर्व करते हैं, उसे वहां पे सुरक्षित करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। उसी को हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। ये एक अंतर होता है बाकी से। बाकियों में है, बाकी हैबिटेट ओरिएंटेड नहीं होते, हैबिटेट ओरिएंटेड नहीं है, यानी कि जानवरों को उसी की निवास स्थान में प्रोटेक्ट करना है। बाकियों की ये खूबसूरती, बाकियों में ये जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य में होता है, ठीक है ना। एक तो ये चीज होती है। बिल्कुल, जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद। हाँ, अभी फर्स्ट स्लाइड ही है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ इस फर्स्ट स्लाइड नहीं है, इससे पहले हमने पढ़ा कुछ नहीं था, बट ये है फर्स्ट स्लाइड हमारी, ठीक है ना, और ये हमारी सेकंड है। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। और अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो, उसमें हम किसी जानवर को नहीं बचाते, ये खास बात होती है। ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, इसमें हम किसी जानवर विशेष को नहीं बचा रहे। जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क है, या नोकरेक है, या आपका जो है नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में है, या जम्मू कश्मीर में हेमिस हाई है, वो मैं सारे अभी बताऊंगा आपको। ये सारे के सारे क्या है, विशेष जानवर को बचाने के लिए बनाए हुए। हिम तेंदुआ है भाई, उसको वहीं प्रोटेक्ट करना है। मेघालय में नोकरेक है, वहां पे लाल रेड पैंडा मिलता है, लाल कलर का पांडा मिलता है। पांडे वैसे आपने देखे होंगे, वो व्हाइट और ब्लैक होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। वो चाइना मूवी आपने देखी हो ना, कुंफू पांडा मूवी है एक, वो देखना आप, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं पांडा। लेकिन यहां होता है हमारे यहाँ रेड पांडा, मेघालय में नोकरेक में। लेकिन अब वहां पे उसको मार रहे हैं, अब उसको वहां मार रहे हैं, तो हमने सोचा यार इसको उठा के ले आओ, इसको दिल्ली में रख लेते हैं। दिल्ली में ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा, वहां कोई नहीं मार सकते इसको। लेकिन ला नहीं सकते, वो वहीं का निवासी है, उसको वहां से बाहर कहीं ला देंगे वो वैसे ही मर जाएगा। तो इसलिए उसको वहीं पे संरक्षित करना पड़ता है। तो उसी जानवर के निवास स्थान में ही हम जब उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। इसमें विशेष जानवर को उसी के उसमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में किसी एक जानवर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे एरिया को ही संरक्षित करते हैं, पूरे एरिया को। जैसे उदाहरण के तौर पे कौन सा, आपका नीलगिरी है। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, नीलगिरी जो आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां, जितनी भी नीलगिरी की पहाड़ियां जहां तक फैली हुई हैं, जहां से शुरू होती हैं और जहां तक फैलती हैं, उस पूरे के पूरे एरिया को हमने संरक्षित कर लिया है। और उसके अंदर कुछ भी चीज मिलती हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इवन इसके अंदर अगर कोई मनुष्य भी रहते हैं, जैसे कोई आदिवासी भी रहते हैं, कोई मनुष्य भी वहां रह रहा है, उसको भी संरक्षित किया जाता है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कह रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कह रहे हैं, इसमें हम एक जानवर विशेष को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि जैसे मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बताया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मजबूरी है हमारी, हम उस जानवर को वहां मारा जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ट्रांसफर करके दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो जानवर वैसे ही मर जाएगा। तो हम उसको इधर उधर नहीं ले जा सकते। हमें जहां का वो रहने वाला है वहीं पे हमें तारवाड़ करनी पड़ेगी, वहीं पे आप उसको जो है प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वहीं कैमरे वैमरे, ड्रोन व्रोन, वहीं पे गार्ड वार्ड लगाने पड़ेंगे कि भाई कोई इसको मारने ना आए, कोई इसको चुराने ना आए, कोई इसको ले जाने ना आए, वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में हम एक जानवर को नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, एक किसी जंतु को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, एक पूरे क्षेत्र को ही संरक्षित कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने नीलगिरी का उदाहरण दिया। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, जहां तक वो पहाड़ियां फैली हुई हैं, उस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित माना जाता है। उस पूरे क्षेत्र को आपको कंजर्व कर लिया जाता है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। और उस पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया, एक छोटा सा बैक्टीरिया, एक छोटा सा वायरस ही क्यों ना हो, उसके अंदर जो भी जीव जंतु रहते हों, उसके अंदर जो भी पेड़ पौधे हों, यानी और इवन वहां मनुष्य भी रहते हों, उन मनुष्यों को भी संरक्षित किया जाता है। क्योंकि यहां पे एक विशेष एक प्रजाति की बात नहीं हो रही है, एक विशेष पेड़ पौधे की बात नहीं हो रही, यहां पे पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। इसमें हम उस पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। वो जो एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब आप कहोगे कि यार इतने बड़े क्षेत्र को क्यों किया जाता है ऐसा?
वो इसलिए, और फिर इसमें विशेषता क्या होती है, क्यों हम इतने पूरे क्षेत्र को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खास होता होगा ना उसमें। तो क्या खास होता है उसमें, होती है आपका बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसको कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि तरह तरह के वहां पे जीव जंतु मिलते हैं, तरह तरह के पेड़ हैं तो तरह तरह के पेड़ हैं, जीव हैं तो तरह तरह के पेड़ है, जीव है वहां पे। अगर वहां पे छोटे फूल के पौधे हैं तो तरह तरह के फूल के पौधे हैं वहां पे मिलते हैं, डिफरेंट 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 टाइप की स्पीसीज वहां पे मिलती हैं। वहां पे क्या है आपका फ्लोरा और फोना, हिंदी में इंग्लिश में जिसको कहते हैं फ्लोरा और फोना, जिसको कहा जाता है जैव विविधता, तरह तरह की चीजें हैं वहां पे है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में डियर को नहीं, डियर को महाराष्ट्र में कहां करते हैं, डियर को करते हैं राजस्थान में और गुजरात में, बताऊंगा डियर पे भी आऊंगा भी, ठीक है। तो ये जो आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र होते हैं, हर क्षेत्र को नहीं प्रोटेक्ट किया जाता है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि हम किसी विशेष जीव जंतु को नहीं बचाते, हम बहुत बड़े एरिया को ही, हम कहते हैं पूरा इलाके को बचाएंगे हम, तो उस इलाके में कुछ खास बात होती है, और खास बात यह होती है वहां जैव विविधता होती है। वहां पे जो है तरह तरह की फ्लोरा और फोना, पेड़ हैं पौधे हैं तो तरह तरह के पेड़ हैं, तरह तरह के पौधे हैं, तरह तरह के फूल हैं, मेंढक हैं तो 5 प्रकार के मेंढक हैं। जनरली आप अपने आसपास देखो तो एक ही तरह के मेंढक मिलेंगे। भाई हम यहाँ उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड में वैसी मेंढक है जैसे यूपी में, जैसे हरियाणा में, जैसे पंजाब में, क्या मेंढक मिल जाने अलग, एक ही जैसे मेंढक हैं। बरसात में जो फुदकते हुए निकलते हैं, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा मेंढकों में आपको। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के मेंढक मिलेंगे, कोई अलग मेंढक है, कोई दूसरा वहां से फुदकता हुआ वो नीले कलर का आ रहा है, वो दूसरे अलग टाइप की जो है स्पीसीज वहां पे जो है, अलग प्रकार की प्रजाति वहां पे मेंढकों की है, ठीक है ना। ऐसे भाई यहाँ पे फूल अलग है, वहां पे गए 2 किलोमीटर पे फिर अलग तरह के फूल खिले हुए, अलग तरह तरह की चीजें, इसको कहते हैं फ्लोरा और फोना, इसको कहते हैं जैव विविधता। तो हम उस जैव विविधता को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वो उसकी क्या है, आपका एक यूनिक फीचर है। हाँ, नीले पीले हरे मेंढक, आप अपने यहाँ जो मेंढक होते हैं क्या होते हैं, सारे हरे मेंढक होते हैं और टर्राते रहते हैं। लेकिन जहां ऐसी जगहों पे आप जाओगे 4-5 प्रकार के मेंढक, कोई कैसा मेंढक है, कोई कैसा मेंढक है, फूल भी अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं, पेड़ भी अलग अलग टाइप की प्रजातियां वहां मिल रही हैं, लेकिन हर चीज मतलब वहां पे बड़े डिफरेंट डिफरेंट, कहने का मतलब वैरायटी होती है। जैसे दुकान पे हम जीन्स खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं भैया को, वो हमें एक जैसे जीन्स दिखाते रहता है, भैया ये देख लो, भैया ये देख लो, भैया ये देख लो, ये देख लो। हम क्या कहते हैं उसे, भैया वैरायटी दिखाओ ना, वैरायटी, अलग अलग टाइप की वैरायटी। तो यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे हर चीज की अलग कितनी सारी वैरायटी होती है, 5 प्रकार के मेंढक, 10 प्रकार के सांप, 6 प्रकार के अलग अलग जीव जंतु वहां पे मिलेंगे, ठीक है ना। फ्रॉग को किस करने वाले प्रिंस ने, परिवर्तन वाला फ्रॉग, भाई ये ऐसे फ्रॉग थोड़े नहीं मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो चलो इस प्रकार का वो तो कहानी है केवल, लेकिन यहां पे जो है बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब मैंने आपको बता दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है। ये पूरा का पूरा एरिया हम इसमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें एक जीव जंतु नहीं देखा जाता। नेशनल पार्क की बात की जाए तो नेशनल पार्क क्या होते हैं, ये हैबिटेट ओरिएंटेड भी नहीं होते, और ये नेशनल पार्क जो होते हैं ना, ये अपने एरिया के लिए जो है माने जाते हैं, एरिया क्षेत्र, इनका जो क्षेत्र होता है ना, एक जो नेशनल पार्क होता है उसमें 2-2 3-3 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो जाती है। एक जो नेशनल पार्क है उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसा भी हो सकता है। नेशनल पार्क जो होते हैं अपने एरिया के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल नेशनल पार्क में क्या होता है कि आपका हैबिटेट ओरिएंटेड नहीं होता। इसमें जैसे ये इतना बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है ना, जैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व, एक नेशनल पार्क है, उसके अंदर 1 बायोस्फीयर रिजर्व है और 3 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऐसा भी हो जाता है, इतना बड़ा इलाका होता है नेशनल पार्क। लेकिन इसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमने देखा है यार, बाघ जो है पश्चिम बंगाल में, बाघ आपका खतरे में है, वहां पे उसकी बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है, उसकी खाल के लिए, उसके नाखूनों के लिए और उसके दांतों के लिए, ठीक है ना। तो क्यों ना जो है वहां से बाघों को उठा के उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है यहां पे डाल दिया जाए। तो हमने वहां से बाघों के 3-4 जोड़े उठाए और उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में डाल दिए। तो यहाँ बाघ अपने सुरक्षित है, बढ़िया, यहाँ शिकार भी मिल रहा है उनको, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तापमान भी अनुकूल है, और अपना खा पी के मोटे ताजे हो रहे हैं। और उसके बाद वो जो है 4 बाघ आए थे, वो 4 के 40 हो गए, ठीक है। तो पनप रहे हैं, धीरे धीरे जो है पनपने लग गए। तो इस प्रकार ये कार्य जो है वो नेशनल पार्क में होता है, इस प्रकार का कि यहां से उठा के यहां डाल दिया, वहां से उठा के यहां डाल दिया, या जो है इस तरह से एरिया जो है बहुत बड़ा है।
तो ये राष्ट्रीय पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं। अब एक तो मैंने ये बता दिया, ये तो अंतर हो गया बेसिक, कि इसमें हम जानवर को उसी के इलाके में प्रोटेक्ट करते हैं, वहां से बाहर नहीं निकाला जा सकता। बायोस्फीयर रिजर्व में हम जानवर को नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, इसमें पूरे इलाके को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस इलाके के अंदर जो कुछ भी होगा, इवन छोटा छोटा वायरस और बैक्टीरिया भी होगा तो भी हम प्रोटेक्ट करेंगे उसको। कोई इंसान भी उस इलाके में रहते होंगे तो उनको भी संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि वो इस इकोसिस्टम का, उस व्यवस्था का वो हिस्सा है। और नेशनल पार्क क्या होते हैं, ये एरिया वाइज बहुत बड़े होते हैं और ये हैबिटेट ओरिएंटेड नहीं होते। इसमें हम जानवर इधर उधर से डाल के इसमें डाल सकते हैं, जैसे मैंने बाघों का बताया। जैसे हम अफ्रीका से चीते लाए थे, वो 5-7 चीते लाए थे वहां से, मोदी जी लाए थे ना वो चीते अफ्रीका से। तो वो कहां डाला हमने, मध्य प्रदेश में पेंच में डाले हमने वो, तो वो चीते वहां डालते, पेंच नेशनल पार्क में डाले, ठीक है ना। तो नेशनल पार्क्स में क्या होता है कि हम मल्टीपल जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और इसमें ये एरिया इसका बहुत बड़ा होता है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि एक बायोस्फीयर है, 2-3 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस प्रकार से बहुत बड़ा एरिया होता है। और एक चीज मैं खास बात आपको और बताता हूं, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जैसे ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब होता है कि भाई इसमें जाके जो है मनुष्य पेड़ काट सकते हैं, या घास वास लाना है, ये जंगलों में जाके जो भी अगर कुछ वहां से मतलब यूज करना चाहते हैं, जंगलों में होता है। जैसे आप देखो ना, गांव में लोग जाते हैं जंगलों से पेड़ लाते हैं, वहां से घास लाते हैं, वहां से लकड़ियां काट के लाते हैं जलाने के लिए चूल्हे पे। तो ये लिमिटेड जो है, लेकिन लिमिटेड, क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि भाई वहां मनुष्य घुस के कुछ भी जो है अपना प्लॉटिंग करना शुरू कर दे, वहां पे बड़े बड़े जो है बिल्डिंग बनाना शुरू कर दे, वहां अंदर रोड ले जाना शुरू कर दे। ये नहीं, लिमिटेड जो थोड़ा बहुत जंगलों का यूज होता है कि भाई लकड़ी काटने के लिए, घास काटने के लिए, मधुमक्खी का शहद निकालने के लिए, जिसमें मनुष्य जो है थोड़ा बहुत आश्रित रहता है, तो वो चीजें वहां अलाउड होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है आपका, इसमें भी अलाउड होते हैं, लेकिन इसमें एरिया होता है। जैसे एरिया क्या होता है आपका, कुछ इस तरह का, जैसे बीच का तो कोर एरिया होता है और फिर एक बफर जोन होता है इस तरह का। तो यहां कुछ आपका अलाउड होता है, कुछ लिमिटेड स्तर पे, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में। फिर भी बहुत कम होता है, लेकिन रहता है इसमें। लेकिन जो नेशनल पार्क होता है, इसमें नो ह्यूमन एक्टिविटी होती है। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है नेशनल पार्क, ठीक है ना, नो ह्यूमन एक्टिविटी, ये ध्यान में रखना आप। इसमें बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। नेशनल पार्क ऐसा जो है आपका एरिया होता है जहां पे मनुष्यों को किसी भी प्रकार की गतिविधि करने के लिए जो है अनुमति नहीं दी जाती है, परमिशन नहीं दी जाती है। यह सुपर रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। मतलब जितने भी नेशनल पार्क है वहां पे घुसने के लिए तो पहले तो टिकट लगती है, और दूसरी बात, वहां पे आप किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी, पेड़ काटना, लकड़ियां लाना, घास काटना, मधुमक्खी का छत्ते से जो है शहद निकालना, कुछ भी वो कर ही नहीं सकते हो आप। ये सुपर रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन जो होती है वो होती है आपका जो है नेशनल पार्क में। हाँ, कान्हू नेशनल पार्क में पेंच कह रहा हूं, कुन्नू नेशनल पार्क, कुन्नू में डाले थे वो चीते, बिल्कुल तुमने सही कहा, ठीक है ना। तो ये आपके नेशनल पार्क कुछ इस तरह के होते हैं कि ये सुपर रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें प्रोटेक्शन होती है जानवरों की। एरिया बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे जानवर उसमें कंजर्व होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सबसे पहले तो, कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरा हमारा क्या है, नेशनल पार्क में। ये अंतर होता है हमारा, ठीक है, बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इस यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। हाँ, मैप करवाएंगे, मैप है ना आगे, ये है तो मैप, देखो ये देखो मैप है आगे, बहुत सारे मैप है, अभी करेंगे इन मैप्स को हम अभी, ठीक है ना। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग अलग राज्यों में जो है वो हम देखेंगे, ठीक है भाई। तो यहां तक जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो यहां तक बिल्कुल सही है, ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में अंतर क्या होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क जो है, इनको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम मैप से। इसलिए मैप लेके बिल्कुल जैसे ये भाई रेडी हैं वैसे आपने रेडी रहना है, और जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं यहां पे वैसे वैसे आपने लिखते जाना है, उसी तरह से आपने जो है लिखते चलना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक एरिया लेंगे, जैसे ये हमने नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ले लिया, या हमने साउथ वाला ले लिया, या नॉर्थ वाला ले लिया, या अपना जो है इस तरफ का एरिया ले लिया, ठीक है। उस पे मैं निशान बनाता हुआ चला जाऊंगा, राज्य के नाम लिखता हुआ चला जाऊंगा, और साथ के साथ जो नेशनल पार्क हैं उसको लिखता हुआ चला जाऊंगा, एक एक दो दो। हाँ, मैप के थ्रू इजीली याद हो जाएगा। तो एक एक दो दो, ठीक है ना, एक एक दो दो, ज्यादा नहीं याद रखने हमने भाई। हमारे पास 28 राज्य हैं, अगर हम 28 राज्यों में एक एक भी याद रखें
तो वो तो फिर 28 हो जाएंगे नेशनल पार्क, तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैक्सिमम जितने हम याद रख सकते हैं उतने हम याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहां अरुणाचल प्रदेश से शुरू करेंगे। हम ईस्ट वाला हिस्सा ले लेते हैं, थोड़ा ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, इसको इस स्लाइड में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में है जिसका नाम है नामदाफा, या ऐसे निशान, या एक काम करता हूं मैं 1 2 3 करके लिखता हूं, ठीक है ना, 1 2 3 करके देखो। जैसे अरुणाचल प्रदेश में लिख दिया मैंने एक, तो 1 नंबर मैं यहां पे लिखूंगा, इसका नाम है नामदाफा, दाफा। ठीक है ना, ये कहां पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये एक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में 1 नंबर। इसके बाद दूसरा आ जाओ आप मणिपुर में। दूसरे नंबर का कौन सा कहां हो जाएगा आपका, मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा है, काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ ये कहां पे आपका, मणिपुर में। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम आपका, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क हमारा होगा। ठीक है सर जी, ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पे। तीसरा नंबर यहां पे किसका है आपका, मेघालय। इससे क्या होगा, दो फायदे हो जाएंगे आपको। ये भी पता चल जाएगा कि भाई राज्य भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहां राज्यों के नाम नहीं पता होंगे, तो वो भी पता हो जाएंगे। तो तीसरा हो गया हमारा मेघालय। मेघालय में है नोक्रेक, नोक्रेक। नोक्रेक कहां हो गया आपका, मेघालय में। और ये किस चीज के लिए फेमस है, ये भी लिख लेना, रेड पांडा, रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, इसको आपने लिख लेना है। चलिए, इसके बाद तीसरे नंबर पे अब आ चाहते हैं असम में। असम में आपने लिखना है 4, और यहां पे लिख लेना है आपने 5। यहां पे दो बहुत फेमस हैं। चौथे नंबर की जो है उसको आपने लिखना है मानस, ठीक है ना। और 5वें नंबर की आपने जो लिख लेनी है उसका नाम है काजीरंगा। ठीक है ना, उसका नाम है काजीरंगा। दोनों ही कहां पे आपका, दोनों ही असम में है। दोनों ही आपका जो है असम में है। और किस चीज के लिए फेमस है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले गैंडे। ठीक है जी। और दूसरा, पहला एक सींग वाला गैंडा, और दूसरा वहां पे क्या मिलते हैं, वहां पे आपके एलिफेंट भी, हाथी, बाघ। ठीक है ना, ये भी वहां पे संरक्षित किए जाते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आप मैप को बनाते हुए चले जाओ, 1 2 3 4 5, और इस तरह से उसकी लिस्ट यहां बनाते चले जाओ। आपको ये मैक्सिमम ऐसे ही याद हो जाएंगे, ये पक्का है। हमने सबसे पहले क्या बनाया, अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा, मणिपुर में आपका कौन सा हो गया, काबुल लामजाओ, मेघालय में हो गया नोक्रेक, असम में आपका मानस और काजीरंगा। 5 तो यहीं पे याद हो गए। नोक्रेक मेघालय में, नाम दफा आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में आपका हो गया कौन सा वाला, काबुल लामजाओ तैरता हुआ, और चौथा पांचवा मानस और काजीरंगा असम में हो गए। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद देखो एक सिक्किम में है। सिक्किम में बताओ कौन सी चोटी है, आपको आपको पता होगा, सिक्किम में एक चोटी है। 5 हो गया, यहां पे इसको 6 कर लो आप। ठीक है जी, 6 नंबर पे सिक्किम में बताओ कौन सी चोटी है, सिक्किम है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, कंचनजंगा। ये तो वैसे भी बताने लायक नहीं, क्योंकि कंचनजंगा तो आप सबको पता ही है कि भाई सिक्किम में है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सिक्किम में। इसके बाद
आपके जो है यहां के इतने ही महत्वपूर्ण हो गए। अब आ जाएंगे हम वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल पे आपने लिख लेना है 7 और आपने लिख लेना है सर 8। दो बताऊंगे, एक राज्य में 1 2, एक राज्य में 1 2, बस इससे ज्यादा नहीं। 1 2 1 2 1 2, ठीक है। बस आपने स्टेट वाइज याद रखना है। एक अरुणाचल प्रदेश में भाई कौन सा है, नामदाफा। एक यार मणिपुर में है, कौन सा वाला है, काबुल लामजाओ तैरता हुआ। एक यार मेघालय में है, मेघालय में कौन सा है आपका, जहां लाल पांडा मिलते हैं, नोक्रेक। दो यार अपने असम में है, एक मानस है, एक काजीरंगा। ऐसे स्टेट वाइज मैप से मैप सामने होना चाहिए, तब आपको याद रहेगा इस तरह से, ठीक है। फिर असम से इधर आ गए हम सिक्किम में, तो सिक्किम में हमने कहा कौन सा वाला है, जो वहां की प्रसिद्ध चोटी है, कंचनजंगा। सिक्किम से नीचे आ गए तो ये असम, वो पश्चिम बंगाल लग गया। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, देखो एक है आपका जिसको 7वें नंबर पे आपने लिखना है बुक्सा, बुक्सा। और 8वें नंबर पे आपने लिखना है जिसका नाम है सुंदरवन। ये तो आपको पता ही है, सुंदरवन तो सबको पता है, सुंदरवन, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क दोनों ही कहां हो गए आपके, पश्चिम बंगाल में। बस ऐसे याद रखना है, इसको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी, ठीक है ना। तो यहां पे सिक्किम में कंचनजंगा और सिक्किम से नीचे है पश्चिम बंगाल, वहां बुक्सा हो गया और सुंदरवन हो गया, बस बात खत्म, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल से जब हम इधर आते हैं, पश्चिम बंगाल से जब हम आपका इधर आते हैं तो यहां पे जो है हमें छत्तीसगढ़ पड़ता है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ है और आपका झारखंड है। जो हमारा झारखंड है, एक हम झारखंड में लिखेंगे 90 नंबर का एक बस, ठीक है ना। एक 90 नंबर का झारखंड में लिखेंगे और 10वें नंबर का हम आपका छत्तीसगढ़ में लिखेंगे, ठीक है ना। एक एक हमने लिखना है, एक एक हमने लिखना है। तो हमने 90 नंबर का कौन सा लिया है आपका छत्तीसगढ़ का, तो यह है आपका इंद्रावती। इंद्रावती, इंद्रावती कहां हो गया आपका जो है, झारखंड में, ठीक है ना। इंद्रावती कहां हो गया आपका, झारखंड में हो गया। तो इस तरह से जो है हमने इस तरफ के हमने पढ़े, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूं और सेव करके जो है आपका ये आपको मिल जाएगी, कीप हो गया और बस ये याद हो जाएगी हमारी, ये हम सेव कर लेते हैं इसको, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है जी, पीडीएफ इस तरह से। तो ये हमारे जो है कुछ क्या हो गए हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इस तरफ के हो गए। अब हम आते हैं अपना इस तरफ वाले इलाके में, लेकिन ये हम आएंगे दूसरी स्लाइड में। देखो यहां पे, यहां के हमने पढ़ लिए। अरुणाचल प्रदेश में एक हो गया नामदाफा, मणिपुर में हो गया आपका कौन सा, काबुल लामजाओ। मेघालय में हो गया हमारा कौन सा वाला, नोक्रेक। 2 असम में हो गए हमारे मानस और काजीरंगा। असम से आए हम सिक्किम में, सिक्किम में हो गया कंचनजंगा। सिक्किम से नीचे आए हम वेस्ट बंगाल में, 2 मिलेंगे सर यहाँ पे, एक बुक्सा होगा और एक सुंदरवन, आपने पढ़ा ही है। और उसके बाद आप झारखंड में आएंगे तो वहां पे आ जाएगा आपका इंद्रावती। इंद्रावती छत्तीसगढ़, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे पीछे वाले को, यस यस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। इंद्रावती जो है ये झारखंड में नहीं है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी। चलो आगे, अब आते हैं आपका जो है इधर वाले, जो अपने ऊपर वाले हैं जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पे। जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में देखो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम जम्मू में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर वाले में यहां पे 1 लिखेंगे, यहां पे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। एक जम्मू कश्मीर में जो बहुत फेमस है उसका नाम, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है, हेमिस हाई, ठीक है ना। हेमिस हाई आपने वहां पे लिखना है, हेमिस हाई। हाँ, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, कंफ्यूजन हो गया था मास्टर जी को, ठीक है। तो एक हो गया आपका हेमिस हाई, जो कि बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत बार पूछा हुआ है जम्मू कश्मीर का कि भाई हेमिस हाई कहां पे है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो जम्मू कश्मीर है ये यहां पे किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए यहां पे हेमिस हाई आपका फेमस है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। तेंदुए हैं लेकिन हिम तेंदुए हैं, हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं आपके हिम तेंदुए, ठीक है ना। बहुत ही जो है आपका जम्मू कश्मीर में जो ऊंचे इलाके हैं वहां पे हेमिस, उसका नाम ही हेमिस हाई इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में है और वहां पे जो है आपके हिम तेंदुए मिलते हैं,
जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। एक हेमिसाई हो गया, थोड़ा सा पानी देना, पानी लेके आ जाओ, ठीक है जी। तो एक हो गया हमारा हेमिसाई। जम्मू कश्मीर का कोई आप दूसरा बता सकते हो? किसी को याद है मेरे बच्चे को जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर का कोई दूसरा आप बता सकते हो? एक हमारा हेमिसाई है, एक बहुत और प्रसिद्ध है वहां पे। क्या कोई बता सकता है मुझे कौन सा है जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर का एक एग्जाम में, एक हेमिसाई आपके एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। एक आपके हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश वाला आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। हाल ही की जो है, जैसे मैं बात करूं तो वहां पे जो है पूछा हुआ है। तो क्या आप बता सकते हो मुझे कि जम्मू कश्मीर में दूसरा कौन सा फेमस है? नहीं पता, ठीक है। दूसरा है आपका जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों में ही फैला हुआ है, उसको हम कहते हैं आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्या कहते हैं सर उसको? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसका मतलब पास्ट ईयर का अभी तक नहीं लगाया गया है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। दोनों ही आपके जम्मू एंड कश्मीर में, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड एचपी हिमाचल प्रदेश में भी आप इसे कह सकते हैं, दोनों में ही ये आपका फैला हुआ है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और बहुत ज्यादा हिम मानव नहीं मिलते यार, हिम मानवों को किसने देखा। लेकिन लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह है कि आपने अभी भी छत्तीसगढ़ में कौन सा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती वाला हो गया, वो इंद्रावती वाला, ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह हो गया कि आप में से किसी ने भी 2020, 2021, 2022, 2023 के प्रीवियस ईयर नहीं लगाए हैं कि आपका जो है, क्योंकि इसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये प्रीवियस ईयर में हाल ही में नहीं 2-3 सालों में पूछा हुआ है, ठीक है। हेमिसाई भी आपका इसी में पूछा हुआ है। इसके बाद आते हैं हम आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आप डाल देंगे नंबर 3। नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे? जो हिमाचल प्रदेश में है इसका नाम है आपका पाइन वैली, पाइन वैली नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क आप कह सकते हो पाइन वैली, ठीक है ना। इसको पाइन वैली भी कहते हैं, पाइन वैली राष्ट्रीय पार्क। ये आपका हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको एक और बता दिया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पता क्यों पूछा हुआ था? क्योंकि इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम मिला हुआ है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको अपने लिस्ट में ऐड किया हुआ है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को, इसलिए ये एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो पाइन वैली नेशनल पार्क हमारा कहां हो गया? हिमाचल प्रदेश में हो गया। उत्तराखंड में आ जाते हैं, तो उत्तराखंड में आप लिख लेना 4 और यहां पे लिख लेना सर आप 5, 2 लिख लेंगे आप यहां पे। और वैसे तो बहुत सारे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा आपने लिखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय, ठीक है ना। एक ये हो गया हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये तो खैर भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क। और कब बना था जी ये? 1936 में। जब 1936 में ये बना था तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है ना। तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जब ये 1936 में सबसे पहले बना था। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दुनिया का पहला जो आपका नेशनल पार्क है वो है आपका कौन सा? वो है आपका अमेरिका में, अमेरिका में जिसे कहते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क है, और भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और ये 1936 में बना था, और तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है ना। एक तो आपने याद रखना है। चौथा ये हो गया। पांचवा आपने जो याद रखना है, यह आपने रखना है फूलों की घाटी, ठीक है ना। वैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व में भी आ जाता है, फूलों की घाटी, ठीक है ना। राष्ट्रीय पार्क ये भी कहां पे आपका उत्तराखंड में हो गया, ये भी यूके में हो गया हमारा, उत्तराखंड में। ये भी जो है जिम कॉर्बेट भी आपका यूके में हो गया सर।
ठीक है ना। तो एक एक दो दो याद रखने, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। वैसे तो लिस्ट आपके पास बहुत लंबी हो जाएगी, आप याद करते रहो उसको, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि एक एक जो है, एक एक दो दो आपका याद होता रहे हमें, बस। ठीक है ना। एक दो हमें जो है जम्मू कश्मीर से पकड़ लिए हमने, एक दो, एक जो है हमने हिमाचल प्रदेश से पकड़ लिया, एक दो हमने उत्तराखंड से पकड़ लिए, एक हरियाणा से दे देते हैं चलो आपको, एक हरियाणा से। हरियाणा वाले पे लिख लेना आप छठवां नंबर, ठीक है जी। हरियाणा पे लिख लेना छठवां। हरियाणा से जो है कौन पहलवान होते हैं, और पहलवानों पे एक मूवी बनी हुई है जिसमें सलमान खान पहलवान बने हुए हैं। कौन सी मूवी है वो बताओ जरा, कौन सी मूवी है जिसमें सलमान खान पहलवान बने हुए हैं, क्या नाम है उनका, बताओ जल्दी। बताओ भाई बताओ, जिसमें जो है, जिसमें सलमान खान, हाँ विक्की कुमार ने कह दिया, सुल्तान। सुल्तान, हाँ। यस, तो पहलवान कहाँ के फेमस होते हैं, हरियाणा के। और हरियाणा के पहलवानों पे सलमान खान ने एक मूवी बनाई हुई है सुल्तान। तो हमारा जो है सुल्तान नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, सुल्तान राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो जाएगा हमारा सर, इसको ऐसे याद रख लेना, ये कहाँ हो जाएगा हमारा, हरियाणा में, मारा हरियाणा, ठीक है ना। तो ये हरियाणा में हो गया इस तरह से। तो एक एक दो दो याद रखने, देखो पांच सात हमने यहां याद कर लिए, पांच सात हमने याद कर लिए। तो अब तक हमने 14 याद कर लिए। दंगल नहीं बना, दंगल कहां सलमान खान ने बना ली प्रिंस, दंगल में तो आमिर खान है, सलमान खान का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, हरियाणा का नेशनल पार्क सुल्तान। तो ऐसे याद रखना, एक एक दो दो याद रखने, बहुत ज्यादा याद नहीं रखने, ठीक है। अब जैसे एक यूपी में आ जाते हैं, छह हो गया, अब सातवां हम यूपी का दे देते हैं। तो सातवें नंबर पे आप लोग लिख लेने हैं दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ये कहां हो गया आपका, यूपी में। एक यूपी से हमने कर लिया, ठीक है ना, एक यूपी का याद रख लिया, महत्वपूर्ण जो है, जो महत्वपूर्ण वाला है वो हमने याद रख लिया। एक जो है हम एमपी का याद रख लेते हैं, आठवें नंबर का। आठवें नंबर पे एमपी पे कर लेते हैं, एमपी में दो कर लेते हैं, ठीक है ना, दो कर लेते हैं एमपी में। एमपी में एक जो है आपका पेंच कर लेते हैं, और नौवे, सॉरी, नौवे नंबर पे, दसवां लिख दिया मैंने, तो तीन कर लेते हैं फिर, अगर जब लिख ही लिया है यहां पे तो एमपी में तीन कर लेते हैं, ठीक है जी। नौवे नंबर पे एक पेंच हो गया हमारा मध्य प्रदेश में। एक क्या हो गया आपका, जहां पे चीते रखे थे बताओ, फिल्म की बात आई तो आंसर दिया सर, चलो कोई बात नहीं। अब जरा मुझे बताओ, जो नरेंद्र मोदी जी चीते लाए थे आपके वहां से मंगा के, अफ्रीका से, वो चीते उन्होंने मध्य प्रदेश के किसी एक राष्ट्रीय पार्क में रखे हैं, उसका नाम बता जरा, कूनू नेशनल पार्क। हाँ कूनू, तो एक कूनू याद कर लो भाई, यहां पे एक कूनू याद कर लो। और तीसरा जो है 10वें नंबर का, और कौन सा याद करोगे, एक है आपका अचानक मार अमरकंटक, भी याद रख कर सकते हो, वैसे वो अभी बायोस्फीयर की लिस्ट में देखेंगे उसको, अचानक मार अमरकंटक को। एक इसमें जो है पेंच के अलावा एक आपका कूनू हो जाता है, और एक हो जाता है हमारा पन्ना, बहुत फेमस है पन्ना राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना, पन्ना राष्ट्रीय। तो देखो सात आठ हमने वहां कर लिए थे, और 10 हमने कर लिए, 17 तो अभी हो गए हमारे नेशनल पार्क। हाँ, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है, किश्तवाड़ भी है। किश्तवाड़ हम इसलिए उसको याद करने लायक कोई बात इसलिए नहीं होती, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो किश्तवाड़ नाम की जगह वैसे ही है, ठीक है ना। जैसे आपके राज्य में, उत्तर प्रदेश में जैसे अयोध्या है, अयोध्या, तो कहे कहे कि भाई अयोध्या राष्ट्रीय पार्क कहां पे है, तो कोई भी बता देगा यार अयोध्या राष्ट्रीय पार्क तो कहां पे है आपका, वो तो यूपी में है ना। जैसे दिल्ली, कोई कहे यार दिल्ली राष्ट्रीय पार्क कहां पे है, तो कोई कहे भाई दिल्ली राष्ट्रीय पार्क तो दिल्ली में है। ऐसे जम्मू कश्मीर में कोई कहे कि भाई किश्तवाड़ कहां पे है आपका, सरिस्का नहीं, सरिस्का तो आपका वहां पे है राजस्थान में, किश्तवाड़ है आपका कहां पे, जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ और हेमिसाया आप कह सकते हो वहां पे। लेकिन किश्तवाड़ मैंने बताया कि किश्तवाड़ को हम इसलिए याद नहीं रखते क्योंकि किश्तवाड़ वहां पे एक जगह का ही नाम है, किश्तवाड़ जो है वहां पे एक जगह का ही नाम है, तो वो जब जगह का नाम है तो वो याद रखने में तो कोई इतनी बहुत डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन जैसे अपने नाम कौन से डिफिकल्ट हो जाते हैं, नोक्रेक, हेमिसाई, ठीक है, नाम दफा, ये हो जाते हैं हमारे। पाइन वैली, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सरिस्का, रणथंभौर, अभी आगे देखेंगे, अभी तो और भी बचे हैं इसमें। लेकिन इतना पक्का है कि आज ही जो है खूब याद हो जाएंगे, कई सारे तो आज ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से तीन हो गए हमारे, कूनू हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया।
ये तीन हमारे मध्य प्रदेश से हो गए। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान, लेकिन राजस्थान वाले को यहां नहीं करेंगे, राजस्थान वाले को जो है अगले वाली इस वाली स्लाइड में करेंगे। ये स्लाइड सेव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इस वाली स्लाइड में करेंगे हम। ठीक है, अब राजस्थान में आ जाते हैं। तो राजस्थान में लिख लेना 1, 2 और 3, 3 जरूर हमने राजस्थान में लिखना है। एक कौन सा हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा रणथंभौर। ये बाघों के लिए फेमस है रणथंभौर। ये किसके लिए फेमस है, बाघों के लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध। एक ये हो गया। दूसरा आपने लिखना है सरिस्का, और तीसरा आपने लिख लेना है केवलादेव घाना, भरतपुर। ठीक है ना, ये क्या है आपका बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है ये। ठीक है ना, भरतपुर। ये तीनों के तीनों कहां है हमारे, ये तीनों के तीनों हमारे हैं राजस्थान में। ये आपने यहां पे याद रखने सर। ठीक है, राजस्थान के 3 याद रखने हैं आपने, राजस्थान के 3 याद रखने हैं। रणथंभौर, रणथंभौर का तो नाम ही इतना भारी है, तो वो राजस्थान के नाम से आता है रणथंभौर। सरिस्का और केवलादेव घाना भरतपुर में है, ये बर्ड सेंचुरी है। यहां पे साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन आते हैं। साइबेरिया के क्रेन का मतलब है यहां क्या प्रसिद्ध आते हैं, साइबेरिया से। साइबेरिया कहां हो गया सर आपका, रसिया। साइबेरिया रसिया से क्या आते हैं आपके, क्रेन। क्रेन का मतलब होता है बगुले। ठीक है ना, बगुले। क्रेन का मतलब होता है बगुले, सारस, कुछ भी खाओ आप। ठीक है जी। साइबेरिया से क्रेन क्या आते हैं आपके, गर्मियों में माइग्रेट होके आते हैं। ठीक है ना, बाघ अगर किसी पे अटैक करे तो उसे गोली मार सकते हैं इन फॉरेस्ट। गोली मारने का टाइम नहीं देता बाघ अगर जब अटैक करता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो साइबेरिया जो है, साइबेरिया से वो जो बगुले होते हैं, सारस होते हैं, वो वहां से उड़ के कहां है, रसिया, वहां से उड़ के वो यहाँ राजस्थान पहुंचते हैं। माइग्रेशन होता है उनका। ठीक है, और फिर जब वहां साइबेरिया में ठंड पड़ती है, बहुत भयंकर ठंड पड़ती है वहां, जो है बर्फबारी हो जाती है, तो वहां से वो उड़ते हुए और फिर वो यहाँ आते हैं राजस्थान में, केवलादेव घाना भरतपुर में। ठीक है, बर्ड सेंचुरी है वहां पे, मतलब चिड़िया ही चिड़िया दिखेंगी वहां पे। और फिर जैसे यहाँ जो है ठंड पड़ने लग जाती है और वहां, तो फिर वो वहां ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे गर्मी स्टार्ट हो जाती है फिर वो वहां चले जाते हैं। ठीक है, तो ये साइबेरिया हो गया एक तो आपका। अच्छा, अब आते हैं भाई कहां पे, राजस्थान के नीचे आ जाओ, चौथा। अब यहां जो बताऊंगा ना मैं तुम्हें, तुम हंसोगे, फिर हंसना मना है। ठीक है, यहां पे चौथा, चौथा जो मैं गुजरात में आपको बताऊंगा, तो इसको ध्यान में रखना है आपने। यहां पे है, इसको हंसना नहीं है बेटे, जंगली गधों की, जंगली गधे की क्या है आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य। ये कहां है आपका, गुजरात में। वाइल्ड एस सेंचुरी, इसको इंग्लिश में लिखते हैं वाइल्ड एस। ठीक है ना, वाइल्ड एस सेंचुरी, जंगली गधों। हाँ, जंगली गधों का। सर राइटिंग समझ नहीं आ रहा है, कौन सा राइटिंग समझ नहीं आ रहा है, साथ साथ लिखते हुए चलो ना। रणथंभौर बाघों के लिए प्रसिद्ध है, सर इसका केवलादेव घाना आपका भरतपुर में वर्ल्ड सेंचुरी है राजस्थान में। साइबेरिया रसिया से क्रेन और बगुले यहां आते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो चीज जो समझने आ रहा हूं बता दो, मैं मिटा के दोबारा लिख दूंगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये है आपका जो है, तो यहां पे जंगली गधों का जो है अभ्यारण्य है। तो जंगली गधे जो है, भाई मान लो तुम पर अटैक किया तो हम क्या करेंगे भाई। अगर जो मैं कह तो रहा हूं, बाघ जब अटैक करता है तो उसके बाद फिर वो मौका नहीं देता, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा।
तुम्हें पता नहीं चलेगा कब उसने अटैक कर दिया, कब तुम्हें गर्दन, इतने बड़े बड़े तो उसके दांत होते हैं बाघ के, तुम कभी बाघ सामने से देखा नहीं आपने। ये हाथ है ना, ये हाथ, मतलब ये मान लो इतने इतने उसके दांत होते हैं, ठीक है ना, उंगलियों से भी इतना बड़ा दांत होता है बाघ का, इतना बड़ा दांत। तो वो जब गर्दन पे ऐसा अटैक करेगा, तो लगा लो ये इतना बड़ा जो दांत है उसका जब गर्दन में घुसेगा, तो उसके बाद आदमी बचेगा थोड़ी नहीं। सर डोंकी को कछार बोलते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड एज सेंचुरी आपसे कहेगा तो एक, और एक आपने यहां पे पांचवी लिखनी है। हाँ, चला गया। हाँ, एक आपने यहां पे पांचवी लिखनी है, फिफ्थ नंबर की जो आपने लिखनी है सर, वो आपने लिखनी है गिर। गिर राष्ट्रीय पार्क। तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है, ये किस चीज के लिए फेमस है? गिर, गिर है आपका एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेर। मैं आपको बता दूं, भारत एकमात्र राज्य देश है जहां पे बाघ भी मिलते हैं और जहां पे शेर भी मिलते हैं, ठीक है ना। जहां पे बाघ भी मिलते हैं और जहां पे शेर भी मिलते हैं। बाघ और शेर अलग होते हैं, टाइगर और लॉयन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दुनिया का एकमात्र देश है जहां पे बाघ भी मिलते हैं और आपके लॉयन भी मिलते हैं और टाइगर भी मिलते हैं, बाघ भी मिलते हैं और शेर भी मिलते हैं। टाइगर कितने कितने तरह के होते हैं, टाइगर अब जाना पड़ेगा एक दिन, मैं जंगल में गिन के आऊंगा टाइगर कितने कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क हो गया जो एशियाटिक, ठीक है ना, इनको कहते हैं आपका एशियाटिक लॉयन, ठीक है ना, एशियाटिक लॉयंस होते हैं आपके गिर राष्ट्रीय पार्क में। तो ये हो गया हमारा राजस्थान और आपका गुजरात का, ठीक है भैया। अब कुछ थोड़ा सा साउथ इंडिया के देख लेते हैं, थोड़े थोड़े हैं साउथ इंडिया के, ज्यादा नहीं। जैसे आपका केरल है, तो पांचवें के बाद छठवां नंबर आप केरल में लिख लेना। छठवें नंबर जो केरल का है वो कौन सा है भैया आपका? इसको हम कहते हैं पेरियार, ठीक है ना, पेरियार राष्ट्रीय पार्क आपका कहां पे है? केरल में। जो कि किस चीज के लिए फेमस है आपका? हाथी। ये क्या हो गया? अच्छा, ये जो आपका हाथियों के लिए, ये हाथियों के लिए फेमस है, ठीक है ना। दूसरा सातवें नंबर आप जो है तमिलनाडु में लिख लेना। तमिलनाडु में कौन सी है आपका? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और जो इंग्लिश वाले भाई हैं, इसको तमिलनाडु ऐसे टीएन कर लेना आप। खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहां पे आपका? खाड़ी को कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। अच्छा, व्हाइट लोयन, परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, वो भी वहां पे है, ठीक है ना। और एक आजकल और फेमस हो रखा है, वो भी आपका जो है, ये सारे करंट अफेयर के होते हैं। परिम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व की आप बात कर रहे हो तमिलनाडु में, इसके अलावा एक और है, बिल्कुल ध्यान से निकट गया है मेरा, वहां पे भी आजकल वो भी बहुत फेमस चल रहा है, क्योंकि वहां पे नेशनल पार्क में जो आग लग जाती है, ठीक है ना, नेशनल पार्क होता है तो भाई काफी बड़ा पार्क है भाई, वहां पे घास वगैरह बहुत होती है, आग लग जाती है कई बार जैसे बिजली गिरने की वजह से, और जंगल में पूरी तरह से फैल जाती है। अब जो जानवर आपने वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए ला रखे हैं वो सारे उसी आग में झुलस जाते हैं, भुन जाते हैं। तो फिर कैसे उनकी रक्षा की जाए इस चीज के लिए, तो इस पे भी कंसर्न हो रहा है, तो उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो वो भी एक जो है आपका इस तरह का जो है आपका कुछ चल रहा है उसमें। तो ये परिम्बकुलम जो है, और ऐसी जो है वो दूसरा मैं बता रहा हूं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नहीं है। परिम्बकुलम हो सकता है आज पूछा जाए, कल पूछा जाए, जब उससे रिलेटेड न्यूज चल रही है, लेकिन ये जो मैं ये बता रहा हूं ये हमेशा ही पूछे जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का है, ठीक है। इसलिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मन्नार की खाड़ी हो गया आपका तमिलनाडु में। अब जैसे हम आते हैं आपका उड़ीसा, ठीक है ना। तो उड़ीसा को हमने रखना है आठवें नंबर पे। बताओ भाई, उड़ीसा में बहुत फेमस है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उड़ीसा में एक बहुत फेमस है, और वहां पे मगरमच्छ, मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं। मगरमच्छ और चिड़िया दोनों एक साथ मिलते हैं वहां पे। चिड़िया भी आपको बहुत सारे मिलेंगे वहां पर अलग अलग तरह की, और मगरमच्छ भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। बता सकते हो आठवें नंबर पे मुझे क्या लिखना चाहिए उड़ीसा में? अगर आपने किसी तरह से थोड़ा सा रिवीजन किया है तो मुझे बताओ आठवें नंबर पे क्या लिखना चाहिए मुझे? कोई बता सकता है? नहीं, नहीं बता पा रहा है।
चलो हम लिख लेते हैं। 8वें नंबर पे आपने लिखना है, बहुत फेमस है, सिमलीपाल। आपने लिखना है सिमलीपाल। क्या लिखना है सर आपने? आपने लिखना है सिमलीपाल। ये फिर ऐसी हो गया यार, सिमलीपाल मयूरभंज। मयूरभंज, मयूरभंज जो है वो डिस्ट्रिक्ट है असल में, तो ये हो गया आपका उड़ीसा में। ठीक है ना? तो ये 8वें नंबर का आपका कहां पे लगा दिया हमने? सिमलीपाल। हाँ, और भीतरकनिका, बहुत बढ़िया, अमरिंदर ने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है लग रहा है। भीतरकनिका भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल मयूरभंज क्योंकि जिला है वो मयूरभंज, और आपका भीतरकनिका ये भी आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है जी, तो 8वें नंबर का हमने वहां लिख लिया है। अब आते हैं एक 10वें नंबर का कर्नाटक में। जरा कर्नाटका का बताओ भाई मेरे को, कर्नाटका में कौन सा फेमस है? कर्नाटका का वो फेमस है जहां पे बाघ सबसे ज्यादा मिलते हैं। अगर कभी ये भी क्वेश्चन आया कि भाई सबसे ज्यादा बाघ कहां मिलते हैं, किस जगह मिलते हैं, तो वो भी आप आंसर यही दोगे जो 10वें नंबर पे हमारा लिखा जाएगा। वैसे तो अब उत्तराखंड में उनकी संख्या ज्यादा हो गई है राज्य में, लेकिन अगर बात की जाएगी किस राष्ट्रीय पार्क में बाघों की संख्या सबसे अत्यधिक है, तो वहां 10वें नंबर वाला आएगा। और हमारे पास आ गया आंसर, यहां पे डब्लू भाई ने भी लिखा है और आशीष माथुर ने भी लिखा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। यह है आपका बांदीपुरा। बांदीपुरा आपका कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक में भी भाई आपका जो है बाघों की संख्या सर्वाधिक है यहां पे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे जो है आपके यहाँ पे बाघों की संख्या सर्वाधिक है आपका बांदीपुरा में, कर्नाटक में। बड़ी है, मतलब पहले से नहीं थी, बड़ी है आपका वहां पे। तो बांदीपुर कर्नाटक में हो गया। एक एक भी हम अगर हम याद रखें। अच्छा, महाराष्ट्र में अगर देखें तो 11वें नंबर का जो है महाराष्ट्र में हम लिख लेंगे। तो बताओ महाराष्ट्र में क्या लिखना चाहिए मुझे? महाराष्ट्र में क्या लिखना चाहिए मुझे? अब आपको व्हाइट टाइगर के बारे में कुछ बताता हूं, जरा मुझे बताओ पहले महाराष्ट्र में क्या लिखना चाहिए मुझे? महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क है? तडोबा नेशनल पार्क है, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ वो कौन सा नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है? जो महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में है अलग अलग, लेकिन उसके नाम हैं, उसके नाम एक ही है, अलग अलग है। महाराष्ट्र में वो अलग है, मध्य प्रदेश में वो अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में नाम एक होने के बावजूद भी वो जो है अलग अलग वहां पे माने जाते हैं। तो कौन सा है बताओ मुझे, जो महाराष्ट्र में भी है? नहीं पता? चलो हम बता देते हैं आपका, पेंच। ठीक है ना? जो पेंच है वो आपका महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है? तो पेंच जनरली, चंदोली नहीं भाई, चंदोली नहीं। ठीक है? तो जो मध्य प्रदेश में जो आपका पेंच है, बेसिकली जब पेंच पूछा जाता है एग्जाम में तो वो कहां पूछा जाता है? संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है? जो जनरली जब पेंच पूछा जाता है तो वो मध्य प्रदेश के लिए पूछा जाता है, महाराष्ट्र के लिए, सॉरी, महाराष्ट्र के लिए पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूछा जाता है। तो 11 ये हो गए, सोचो हमने कितने पढ़ लिए? 11 ये हो गए, 10 ये हो गए, कितने हो गए हमारे? 21। और उसके उससे पहले मेरे ख्याल से 10 हमने यहां पढ़े थे, नहीं 9 हमने यहां पढ़े थे, तो कितने हो गए हमारे? 30 हो गए, 30। 30 तो हमने जो है आपके आज ही याद कर लिए। क्या याद हो गए हैं हमें? क्या आप कह सकते हो कि भाई हमें याद हो गए? चलो एक बार देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं कि एक बार हमें याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। चलो इस वाले में देख लेंगे। सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा था हमारा? नामदफा। इसके बाद मणिपुर में कौन सा था हमारा? मणिपुर वाला कौन सा था? काबुल लामजाओ। उसके बाद मेघालय में कौन सा था हमारा? नोक्रेक। असम में थे हमारे मानस और काजीरंगा। फिर हमारा सिक्किम में था कंचनजंगा। फिर वेस्ट बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन डेल्टा हो गया। फिर उड़ीसा में कौन सा हो गया आपका? भीतरकनिका और सरिस्का हो गया। छत्तीसगढ़ में कौन सा हो गया आपका? इंद्रावती।
मध्य प्रदेश में कौन सा हो गया, पेंच हो गया, कूनू नेशनल पार्क हो गया और कान्हा किसली हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सा हो गया आपका, दुधवा नेशनल पार्क हो गया। उत्तराखंड में आते हैं तो जो है फूलों की घाटी हो जाती है हमारी, राजा जी नेशनल पार्क हो जाता है। और कौन सा हो जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला था। फिर हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो पाइन वैली नेशनल पार्क पड़ता है। फिर उसके बाद हम जो है जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहां हमें मिलता है हेमिसाई मिलता है, किश्तवाड़ एक भाई ने यहाँ पे बताया था वो मिलता है। और तीसरा जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि दोनों में ही फैला हुआ है। उसके बाद हरियाणा में आते हैं तो हरियाणा में हमें सुल्तान मिलता है। फिर राजस्थान में आते हैं तो सरिस्का मिलता है, रणथंभौर मिलता है और केवलादेव घाना, दो महत्वपूर्ण है। गुजरात में आते हैं तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क मिलता है और एक कौन सा मिलता है फिर हमारा, जो कि जंगली गधों का अभ्यारण्य जिसको रन ऑफ कच्छ हम कहते हैं, ठीक है जी, वो हो गया। इसके बाद कर्नाटक में आते हैं तो बांदीपुरा मिलता है। इसके बाद यहाँ जो है आपका महाराष्ट्र में आते हैं तो पेंच मिलता है हमें। इसके बाद हमारा कर्नाटक में आते हैं तो बांदीपुरा मिलता है, केरल में आते हैं तो पेरियार मिलता है, तमिलनाडु में आते हैं तो मन्नार की खाड़ी मिलता है। यहाँ पे उड़ीसा में आते हैं तो भीतरकनिका और सिमलीपाल मयूरभंज हमने बता दिया। तो सारे के सारे हो तो गए याद, यहाँ पे और तो कुछ है ही नहीं, है ना, इतना ही तो है और क्या है। देखो 2 सेकंड भी नहीं लगे बताने में, क्योंकि अगर स्टेट वाइज आप याद करोगे ऐसे मैप को सामने रख के तो वो याद हो जाएगा, और नहीं तो रटते रहोगे और फिर उसमें जो है कभी भी वो याद नहीं होने वाले। एक एक स्टेट वाइज चलना है कि इस स्टेट में कौन सा, इस स्टेट में कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है। मैंने जो आपको बताए हैं वो 30 बताए अराउंड, आप चाहो तो 10-12 और भी आसानी से याद कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो इस चीज को ऐसे ही पढ़ा जाता है, टीचर जो बताता है वो पढ़ने का तरीका बताता है, पढ़ना तो आपको पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। तो भारत में देखो, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि कितने जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो आपने कहना है जी 18। इस टाइम पे भारत में 18 जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व में, 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपके इस समय भारत में है, ठीक है। कौन कौन से हैं उसका जो है लिस्ट पड़ा हुआ। सर जी केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री पढ़ लो, ये तो रिकॉर्डेड रहेगा आपके पास, और चाहे तो यहां 5 मिनट और देख लो, मैं 5 मिनट में आपको छोड़ दूंगा और ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब आपका काम जो है देखो क्या है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, जिसको शीत रेगिस्तान भी कहा जाता है, शीत रेगिस्तान, ठीक है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है आपका कोल्ड डेजर्ट। नंदा देवी उत्तराखंड, इसी को जो है फूलों की घाटी भी कहा जाता है, फूलों की घाटी, ठीक है ना। फूलों की घाटी असल में क्या है, नंदा देवी ये पर्वत चोटी है, ऐसे पर्वत चोटी है, ऐसे ये पर्वत चोटी है, और इसी घाटी कहां होती है, घाटी पर्वतों के बीच में होती है ना, तो ये नंदा देवी की चोटी है, और यही है जो आपका फूलों की घाटी, ये वाला इलाका है। तो यहां फूलों की घाटी है और ये आपका नंदा देवी है, तो ये पूरा का पूरा इलाका आपका क्या बन जाता है, नंदा देवी बायोस्फीयर बन जाता है। कंचनजंगा आपको पता ही है आपका सिक्किम में है। दिहांग, दिवांग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये नदी का नाम भी है वहां पे, दिहांग का नाम, दिहांग एक नदी है, उसका नाम भी जो है, दिहांग किसका नाम होता है वहां पे, दिहांग किसका नाम, ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है दिहांग जब अरुणाचल प्रदेश में आती है। और उसकी सहायक नदी कौन सी है आपका, दिबांग, उन्हीं का जो इलाका वहां पे है उसी को अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है आपका, बायोस्फीयर रिजर्व पूरा। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया वो एक जानवर को बचाने के लिए नहीं होता, 2 जानवर को बचाने के लिए नहीं होता, वो पूरा का पूरा एरिया ही प्रोटेक्टेड होता है, उसमें एक जानवर नहीं, पूरा का पूरा एरिया जो आपका प्रोटेक्टेड होता है वही आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। मानस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका असम में है। नोक्रेक मैंने अभी बताया मेघालय में, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। पन्ना मध्य प्रदेश में हमने अभी पढ़ा है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व में है। पंचमढ़ी, ये जो पंचमढ़ी है आपका मध्य प्रदेश में, ये एक हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है आपका पंचमढ़ी। ये हिल स्टेशन से भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश राज्य में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है, तो आपका पंचमढ़ी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अचानक मार अमरकंटक से 2 नदियों का जन्म होता है, हमने बताया था, एक सोन नदी का और एक आपका नर्मदा नदी का, और दोनों ही अपना सेपरेट सेपरेट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, एक सोन नदी उत्तर की तरफ चली जाती है और नर्मदा नदी इस तरफ आपका आ जाती है, तो वही जगह है आपका अचानक मार अमरकंटक, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। रण ऑफ कच्छ तो आपको पता ही है कि भाई कहां पे है, और देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा है आपका रण ऑफ कच्छ का, ठीक है ना, एक आपने ध्यान रखना है। सिमलीपाल अभी बताया था मैंने, सिमलीपाल मयूरभंज उड़ीसा,
सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ये भी हमने अभी पढ़ा है। सुंदरबन में दो हमारे नेशनल पार्क हैं वेस्ट बंगाल में, एक बुक्सा नेशनल पार्क है और एक आपका सुंदरबन, और यही आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्योंकि मैंने बताया ना, नेशनल पार्क के अंदर 1, 2, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती हैं और 1, 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकते हैं। नेशनल पार्क बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व भी होते हैं कई बार, और कई बार उसके अंदर 2, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो जाती है। इतना बड़ा एरिया होता है वो, ठीक है ना। तो इसीलिए नाम भी उनके कई बार कॉमन हो जाते हैं। जैसे शेषांचलम है, यह आपका आंध्र प्रदेश में है। अगस्थमलाई कर्नाटक तमिलनाडु। अगस्थमलाई कौन सा इलाका है? ये नीलगिरी वाला हिस्सा जो है, ठीक है ना। अच्छा ये देखो, ये फिर आ गया नीलगिरी तमिलनाडु केरल। ये फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड, ये फर्स्ट है, ये ध्यान, ये पॉइंट मैंने इसलिए शॉर्ट में लिखे हुए हैं, टाइम नहीं होता है ज्यादा क्योंकि एक्सप्लेन करने का। तो फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड मतलब इंडिया का पहला फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो था आपका, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, पहला जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र था हमारा, वो कौन सा था? नीलगिरी था। कई बार क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना इसको। और गल्फ ऑफ मन्नार तो मैंने आपको बताया तमिलनाडु में, ये आपका नेशनल पार्क भी है। और ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार। अच्छा, अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क में आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। 1, 2 ना नेशनल पार्क अंडमान निकोबार के एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको वो बता दूं, ठीक है ना। यहीं कहीं पे लिख लेता हूं मैं। 10वें नंबर पे हमने क्या लिख लिया था? सिमलीपाल हो गया, और 10वें नंबर पे बांदीपुरा। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा अंडमान निकोबार के आप सबको बता दूं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही मैं आपको बताऊंगा, वरना वैसे तो आप दुनिया भर का रटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपको ना यहां पे अंडमान निकोबार के बता रहा हूं। अंडमान एंड निकोबार, दो याद रखना, दो पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम में। एक तो जो है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछ लेगा, एक तो भाई बता देना अंडमान निकोबार। दूसरा उसमें जो है नॉर्थ एंड साउथ बटन, नॉर्थ एंड साउथ बटन, BOTTON, ठीक है ना। ये उन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि भाई राइटिंग जो है मेरी खराब है। असल में क्या है कि भाई मैं लिखता हूं तेज तेज, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, तो आराम आराम से लिखेंगे तो वो लग जाएंगे बहुत दिन, ठीक है। डॉग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है क्या? गवर्नमेंट में रात में शोर मचाते रहते हैं। और भाई डॉग्स को क्यों प्रोटेक्ट करना? प्रोटेक्ट उसको करेंगे जो इंडेंजर्ड है, जो विलुप्त होने वाले हैं। कुत्ते कौन से विलुप्त होने वाले हैं? दर्जनों के हिसाब से तो, दर्जनों के हिसाब से तो जो है आपके कुत्ते घूम रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बोलो गांव में इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार में हमारे महात्मा गांधी हो गया, और नॉर्थ और साउथ बटन, नॉर्थ बटन आपका अंडमान में है, साउथ बटन आपका निकोबार में, ठीक है ना। नॉर्थ एंड साउथ बटन, बटन लिखा होता है, बटन ऐसे, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ बटन आपका कहां हो गया? अंडमान निकोबार और महात्मा गांधी। वैसे तो सैडल पीक नेशनल पार्क भी है वहां पे, लेकिन आपको पता है सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ भी लिया उसने कि सैडल पीक राष्ट्रीय पार्क कहां पे है, तो आपको पता है अंडमान निकोबार में ही है, तो वो काम बन जाएगा वहां से, ठीक है। जो मतलब मिलते जुलते नाम है उन्हें तो याद रखने की हमें आवश्यकता नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ में तो आतंकवादियों की कई बार मुठभेड़ भी होती रहती है, कई बार वहां आतंकवादी मारे जाते हैं और कुछ पकड़े भी जाते हैं, कई बार हमारे जवान भी शहीद हो जाते हैं। तो किश्तवाड़ तो जैसे वो याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जैसे महात्मा गांधी हो गया, नॉर्थ एंड साउथ बटन है, वैसे वहां पे सैडल पीक भी है, सैडल पीक। लेकिन सैडल पीक अपने को पता है कि भाई वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो उसको अलग से क्या याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब हमने 30-32 पढ़ लिया है ये। हाँ टोटल सबसे भाई, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां हैं, तो आपने पता क्या कहना है? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपके अंडमान निकोबार में, सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, ठीक है ना। WD सर जी केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, W मतलब, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क हमारे हैं वो अंडमान निकोबार में है। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, वो मध्य प्रदेश में है ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपके कहां है? अंडमान निकोबार में है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये तो है ही पूरे भारत में 18, ये पूरे भारत में 18 है। और सबसे पहली जो थी हमारी, जो सबसे पहला हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य था हमारा, वो कौन सा था? नीलगिरी था,
ठीक है ना। सबसे पहले नीलगिरी बनाया गया था, फिर फूलों की घाटी है, ठीक है ना, फिर सिमलीपाल है, आपका नोकरेक है, मन्नार की खाड़ी है, बहुत सारे हैं। ठीक है जी। तो ये है भैया आपका। तो इसलिए जो है, और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो बताइए। कर्नाटका, नीलगिरी असल में 3 राज्यों में फैला हुआ है मेरे बच्चे, आशीष माथुर। 3 राज्यों में फैला हुआ है आपका नीलगिरी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी, इसलिए इनको इनको ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। इसका जो चैप्टर जो है माउंटेन्स वाला मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, केजीएस के चैनल पे, केजीएस डिफेंस के, तो उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है ब्रदर। तो और कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। इसको एक बार जो है, जो 18 के 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क जो मैंने 30-32 आपको बताए हैं, बायोस्फीयर बायोस्फीयर कहाँ सबसे ज्यादा है बताइए। अब ये बताने वाला क्या प्रश्न है, 18 बायोस्फीयर तुम्हारे सामने, तुम बताओ कहाँ सबसे ज्यादा है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ऑफिसर वाली बात करो, ऑफिसर वाली, जवानों वाली बात ना करो। ठीक है ना भाई। बायोस्फीयर जो है रिजर्व आपके सामने लिखे हुए हैं, देखो ये सामने लिखे हैं। अब बताओ, तुम ही बता दो मुझे किस में सबसे ज्यादा है यहाँ, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है बायोस्फीयर रिजर्व? 18 तो कुल मिला के हैं। ठीक है ना, 18 तो सबसे ज्यादा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे जो है बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, जो कि केवल भारत में 18 है, इनको आपने अलग अलग उसमें देखना है। ठीक है ब्रदर। तो आज की क्लास मेरे ख्याल से खत्म करते हैं। नेशनल पार्क हमारे हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हमारे हो गए। क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से महत्वपूर्ण है ये भी बता दिया, पढ़ने का तरीका क्या है वो भी बता दिया। मैप से पढ़ना है, ज्योग्राफी को बिना मैप के पढ़ना ही नहीं है। तमिलनाडु शायद। अरे यार, हर चीज में ज्यादा कम नहीं ढूंढते। ये तो मैंने मसाले वाले क्वेश्चन बता दिए तुम्हें, कि कौन सा जो है अंडमान निकोबार में किस में नेशनल पार्क सबसे ज्यादा है और किस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एग्जाम में नहीं पूछे जाते हो, बहुत कम चांस है, 1% चांस है। ठीक है, अगर उसको क्वेश्चन पूछना ही होगा तो वो ये पूछ लेगा ना कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, या ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, या ये जय मंडल विविधता क्षेत्र ये कहाँ पे है, ये पूछ लेगा वो क्वेश्चन। अगर उसको पूछना ही होगा, ये क्यों पूछेगा कहाँ ज्यादा है क्या कम है। ठीक है ना। तो ये है आपका। तो इतने चक्कर में नहीं पड़ते, इतना सीरियस नहीं लेते चीजों को। एमपी में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया है, बाकी कल पढ़ेंगे। कल मिलते हैं आपसे ठीक 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अजय कुमार मौर्य सर और पढ़ाई बेटा, कल टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, कल मिलेंगे आपसे, कल मिलेंगे।